हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सीरीज। DLED द्वितीय सेमेस्टर में पेपर 7 होता है, 7 पेपर होता है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 का क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। हम आप लोग को कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जिसको आप तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसमें से हूबहू 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसका आंसर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे DLED द्वितीय सेमेस्टर पेपर 1, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो आज हम यह पेपर 1 है और आज हम इसका क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लघुत्तरी प्रश्न को देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है शिक्षा के अर्थ को संक्षेप में लिखिए। हम आपको केवल प्रश्न बता दे रहे हैं और गारंटी है कि 90% से ऊपर प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएंगे और आपको बस इसका उत्तर तैयार करना है। तो पहला प्रश्न है शिक्षा के अर्थ को संक्षेप में लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं। इसको भी 2 नंबर में पूछ सकता है कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य एवं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य बताइए। तीसरा प्रश्न है वर्तमान में शिक्षा के महत्व को संक्षेप में स्पर्श कीजिए। तो वर्तमान में शिक्षा का क्या महत्व है उसको संक्षेप में स्पर्श करना है। और अगला है प्रारंभिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। और अगला क्वेश्चन है शिक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा की समाज में भूमिका को संक्षेप में स्पर्श कीजिए। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी समाज में कौन कौन सी भूमिका है उसको संक्षेप में क्या करना है, स्पर्श करना है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया प्रारंभिक शिक्षा की समाज में भूमिका को संक्षेप में स्पर्श कीजिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की संकल्पना क्या है, यानी शिक्षा की कौन कौन सी संकल्पना है, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला है प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला है अनौपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आपको पता होगा कि पेपर 1 जो होता है 50 नंबर का आता है, इसीलिए इसकी तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। ये था लघुत्तरी प्रश्न। अब हम आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पे। तो देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों में। पहला है विद्या शब्द का उद्गम किस धातु से हुआ है। विद्या शब्द का उद्गम किस धातु से हुआ है। दूसरा कह रहा शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। और अगला है शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, लिखिए। तो शिक्षा के उद्देश्य को जितने भागों में बांटा गया होगा आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वैसे अति लघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर के आते हैं। और अगला है नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा कैसा आयाम है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा कैसा आयाम दिखता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य उनको प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। औपचारिक शिक्षा क्या है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है अति लघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर में आते हैं। अब आ रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको 1 नंबर में देखने को मिलते हैं। जैसे कह रहा है सामान्य रूप से शिक्षा की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और कह रहा आधुनिक भारत के महान दार्शनिक कौन थे, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी ने शिक्षा का श्री गणेश किया था, ठीक है ना। कौन सी शिक्षा का श्री गणेश किया था। और अगला क्वेश्चन है मानव शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, ठीक है ना। 5 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह, ठीक है ना। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार बताइए। प्रारंभिक शिक्षा के कितने प्रकार हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक मार दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको 1 नंबर का पूछता है। और अगला कह रहा दूरस्थ शिक्षा के उपकरण कौन कौन से हैं। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य को पवित्र बनाकर उसे श्रेष्ठ बनाता है, क्या बनाता है। विज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, जो आपको सही लगेगा, उचित लगेगा, तैयारी के हिसाब से उसको लगा दीजिएगा। और अगला कह रहा है एजुकेशन कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इसको भी आप लगा दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो शिक्षा की उत्पत्ति जिस भाषा से हुई होगी उसको आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है एडम्स ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया बताया है। तो जो प्रक्रिया बताया होगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। विद्या के द्वारा उत्पन्न होता है, तो विद्या के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, इसको भी टिक मार दीजिएगा। और शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है, ठीक है।
तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का जो मुख्य आधार होगा आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार यह चैप्टर 1 का क्वेश्चन सीरीज था। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो उम्मीद है कि आपको इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के लिए। अब हम प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि जो कि अध्याय 2 है पेपर 1 का, इसके बारे में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि कह रहा बुद्ध काल में शिक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसको आप बता दीजिएगा। वैदिक काल की शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं, इसको बता दीजिएगा। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के मुख्य बिंदु संक्षेप में लिखिए, तो इसको लिख दीजिएगा। यह लघुत्तरी प्रश्न जो है 2 नंबर में आता है। और चौथा कह रहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जैसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी, वुड डिस्पैच क्या था, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था, ये भी एग्जाम में आएंगे। इसको 2 नंबर में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था को बताइए, यानी वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगला है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए, तो उद्देश्यों को आप लिख दीजिएगा। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, इसको लिख दीजिएगा। मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन कीजिए, इसको भी लिख दीजिएगा। और अगला कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा में अंतर बताइए, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी और बौद्ध शिक्षा क्या थी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर था, आप इसको बता ले जाएंगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यह था लघुत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर में आएंगे। और अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पे जो 1 नंबर का पूछता है। तो इसमें पूछ लेगा वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, 1 नंबर में लिखना है तो शॉर्ट में लिखिएगा। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगला है गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगला है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा मकतब किस भाषा से बना हुआ था। और अगला प्रश्न है मध्यकालीन शिक्षा में किसकी प्रधानता थी। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। और अगला प्रश्न है उपनयन और समावर्तन संस्कार में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यह 1 नंबर में आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसको लिखना आपको अनिवार्य रहेगा। अब कह रहा उपनयन संस्कार क्या है। अगला कह रहा बौद्ध काल में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको देख लीजिएगा। मध्यकालीन शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अति लघुत्तरी प्रश्न से भी 1 नंबर आएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो गारंटी है कि 95% से ऊपर के प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे और आप अच्छा रिजल्ट भी एग्ज़ाम में प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं वर्षों प्रश्न पे। तो कह रहा बौद्ध शिक्षा की व्यवस्था थी, बौद्ध शिक्षा की व्यवस्था कहाँ थी, मकतब में, गुरुकुलों में, बौद्ध मठों में, इन सभी में। तो जहाँ पे थी बौद्ध शिक्षा की व्यवस्था उसमें आप टिक मार दीजिएगा। अगला कर गुरुकुल की शिक्षण विधियाँ प्राय थी, गुरुकुल की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ थी, उसको आप टिक मार दीजिएगा। लिखित था कि मौखिक था, ये दोनों था, जो सही था उसको मार दीजिएगा। अगला करा गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का प्रारंभ होता था, कब होता था, इसको भी आप टिक मार सकते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र कौन थे, इसको भी आप टिक मार लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन शिक्षा में विशेष बल दिया जाता था, यानी मध्यकालीन शिक्षा में विशेष बल किस पर दिया जाता था, इन चारों में से जो सही रहेगा उसको टिक मार लीजिएगा। और अगला है मोहम्मद साहब ज्ञान को मानते थे, तो मोहम्मद साहब ज्ञान को क्या मानते थे, इसको भी टिक मार दीजिएगा। और अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल बन के कब आए थे, तो जो सही रहेगा उसको आप टिक मार सकते हैं। और अगला है वेद का अर्थ क्या है, वेद का जो अर्थ होगा इन चारों में उस पर टिक मार दीजिएगा। और अगला है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम थी, वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था उस पर टिक मार दीजिएगा। और अगला है वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है, तो बौद्धिक शिक्षा की जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं उस पर आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना दिया था, तो वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना किसने बताया था, पतंजलि ने, महर्षि गौतम ने, शंकराचार्य ने, महर्षि कणाद ने, तो जिसने भी बताया था उस पर आप टिक मार दीजिएगा। इसमें शंकराचार्य ने बताया था, इसीलिए इसमें शंकराचार्य पे टिक लगा हुआ है। अगला अध्याय है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, तो प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं। आइए उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका आंसर आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। सबसे पहले हम लघु उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न किंडरगार्टन शिक्षा योजना क्या है, तो किंडरगार्टन शिक्षा योजना क्या है, इस पर आप लिख दीजिएगा 2 नंबर में।
और दूसरा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति क्या है, इसको संक्षेप में आप स्पष्ट कर दीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न है तो ये 2 नंबर में आएगा, तो अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के आधुनिक शिक्षा के विषय में क्या विचार हैं। तो जो महात्मा स्वामी विवेकानंद थे उनके आधुनिक शिक्षा के विषय में क्या विचार हैं, इसको लिख दीजिएगा। और कौरा निम्नलिखित विद्वानों की शिक्षा योजना पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे फ्रेडरिक फ्राबेल के शिक्षा योजना पे टिप्पणी लिखिएगा। और उसके बाद जॉन डीवी के कौन कौन से शैक्षिक विचार थे, शिक्षा योजना थे, कौन कौन से फ्रेडरिक फ्राबेल पे कौन कौन से शिक्षा योजना थे, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिएगा। जॉन डीवी के शिक्षा योजना पे, रूसो के शिक्षा योजना पे, मांडलिया मॉन्टेसरी शिक्षा योजना पे, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा योजना पे, डॉक्टर राधाकृष्णन के शिक्षा योजना पे और गिजुभाई बघेला के शिक्षा योजना पे संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा। तो अगला प्रश्न है, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। तो अगर ये प्रश्न आएगा तो इसको लिख दीजिएगा। प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए। प्रयोजनवाद से आपका क्या अभिप्राय है, इसको लिख दीजिएगा। महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन क्या है, आप इसको लिख दीजिएगा। और अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर की शैक्षिक विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की शैक्षिक विचारधारा क्या थी, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिएगा। अगला है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको भी लिख दीजिएगा। और विश्व भारती क्या है, विश्व भारती है क्या, इसको भी आप लिख दीजिएगा। और अगला प्रश्न है, टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इसको लिख दीजिएगा। यह जितने भी हमने प्रश्न बताए हैं या 2 नंबर में थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो 1 नंबर में पूछता है। जैसे पूछ दिया, आदर्शवाद पश्चात दर्शन की कैसी विचारधारा है, तो इसको लिख दीजिएगा। आदर्शवाद की परिभाषा पूछेगा तो आदर्शवाद की परिभाषा किसी दार्शनिक के अनुसार लिख दीजिएगा। प्रकृतिवाद क्या है, इसको समझा दीजिएगा। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। और अगला है, कह रहा गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना के 2 सिद्धांत बताइए, तो इसको बता दीजिएगा। और अगला है, प्रयोजनवाद मुख्यतः किन सिद्धांतों पर आधारित है। प्रयोजनवाद मुख्यतः किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसको भी लिख दीजिएगा। और गांधी जी के पत्र का क्या नाम था, तो इसको भी आप लिख दीजिएगा। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। और आदर्शवाद शिक्षा प्रक्रिया में किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो इसका भी उत्तर लिख दीजिएगा। यह 1 नंबर में आता है, तो आप 2 से 3 लाइन में या 1 लाइन में भी सटीक आंसर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है। तो यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार करके जाइएगा। जितने प्रश्न हम बता रहे हैं, अगर आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो 50 नंबर में 50 प्रश्नों में सभी 50 नंबर के प्रश्नों में सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं बशनिज प्रश्न पे। कह रहा, यूनान दर्शन की गुरु स्थलीय क्या है। तो यूनान दर्शन की गुरु स्थलीय इन दोनों में से, चारों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको लगा दीजिएगा। अब कह रहा, प्रकृति शब्द को कितने विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जो प्रकृति शब्द है उसको कितने विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है, 4, 5, 3, 6 दिया है। तो जो आपको सही लगेगा उसको टिक मार दीजिएगा आसानी से। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद को जाना जाता है। प्रयोजनवाद को जाना जाता है किस नाम से, तो इसको आप टिक मार दीजिएगा। फ्राबेल के शैक्षिक विचारों के तत्व कौन कौन से हैं, तो इसको भी आप टिक मार दीजिएगा। और कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा, प्लेटो के गुरु कौन थे। तो प्लेटो के जो गुरु थे उसको भी टिक मार दीजिएगा। और अगला कह रहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इसको भी आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की किस सन में स्थापना की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किस सन में हुआ था, इसको भी आप टिक मार दीजिएगा। और अगला कह रहा, गांधी जी ने कहा जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब शिक्षा का उद्देश्य होगा, क्या होगा, कौन सा होगा, इसको आप टिक मार लीजिएगा। अब कह रहा, आदर्शवाद के समर्थक हैं, तो इनमें से जो आदर्शवाद के समर्थक हैं उसको टिक मार दीजिएगा। और अगला कह रहा, आध्यात्मिक मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। तो आध्यात्मिक मूल्य प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है, आप इसको भी टिक मार लीजिएगा। अब हम अध्याय 4 देखेंगे जो समाज और शिक्षा पर आधारित है। तो आइए समाज और शिक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, समाज से आपका क्या आशा है, यानी समाज से आप क्या समझते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा। शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्यों का उल्लेख लिख दीजिएगा, यानी शिक्षा के प्रति समाज के कौन कौन से कर्तव्य हैं उसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, समाज के प्रति शिक्षा के कर्तव्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। यानी शिक्षा के प्रति समाज के कौन से कर्तव्य हैं और समाज के प्रति शिक्षा के कर्तव्य कौन से हैं, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा और लिख दीजिएगा।
अगला कह रहा शब्द संचार माध्यम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी शब्द संचार माध्यम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको उल्लेख कर दीजिएगा। पाँचवा है सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया स्पष्ट करिए। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में आएंगे। तो सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया स्पष्ट करिए। छठवां सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, तो सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा की क्या आवश्यकता है इसको देख लीजिएगा। और अगला है विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में है, इसको स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट कर दिएगा। और आठवां प्रश्न है शिक्षा और समाज के मध्य संबंध बताइए, तो शिक्षा और समाज के मध्य कौन सा संबंध है इसको बता दीजिएगा। शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी बता दीजिएगा। और अगला कह रहा सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, यानी सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा के साथ कौन कौन सा संबंध है इसको भी बता दीजिएगा। अगला सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक तत्व कौन कौन से हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से अवरोधक तत्व आते हैं इसको आप बता ले जाइएगा। और अगला है परिवार समाज विद्यालय व राज्य पर शिक्षा के क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि परिवार पर समाज पर विद्यालय पर व राज्य पर शिक्षा के क्या प्रभाव होते हैं इसको आप बता ले जाइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है वह 1 नंबर का आता है। तो यहाँ पे कह रहा पहला प्रश्न समाज की एक परिभाषा दीजिए, तो एक परिभाषा दे दीजिएगा। शिक्षा पर समाज के कोई 2 प्रभाव बताइए, तो शिक्षा पर समाज के 2 प्रभाव बताइएगा। जनसंचार क्या है इसको बताइएगा। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसको लिख दीजिएगा 1 से 2 लाइन में। सामाजिक परिवर्तन के कोई 3 कारक बताइए इसको लिख दीजिएगा। और शिक्षा एवं समाज में क्या संबंध है इसको आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है समाज विद्यालय से किस प्रकार संबंधित है इसको भी बता ले जाइएगा। और आठवां सामाजिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं लिखिए, तो सामाजिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं लिख दीजिएगा। नौवां सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, तो नौवां सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है इसको भी बताइएगा। और 10वां सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए, तो सामाजिक परिवर्तन की एक आप परिभाषा दे दीजिएगा। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है एक सावयव की भांति एक समाज संबंधों की जाल है, ठीक है ना। एक सावयव की भांति एक समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो अगर इसको पूछेगा एक सावयव की भांति एक समाज संबंधों की व्यवस्था है, यह कथन किसका है, तो डेविस का है कि पूले का है, तो जिसका भी होगा आप लगा दीजिएगा। और कह रहा समाज स्वयं ही एक संघ है। दूसरा प्रश्न है कि समाज स्वयं ही एक संघ है, ठीक है ना। यह मानना है या किसका मानना है, तो आप बता दीजिएगा गिडिन्स का मानना है, ठीक है ना। तो यह गिडिन्स का मानना है, आप इसको आसानी से बता ले जाइएगा। अगला कह रहा संचार का अर्थ क्या है, तो संचार का क्या अर्थ है आप इसको बता लीजिएगा 4 ऑप्शन में से। और अगला प्रश्न है जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो इसको भी आप बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन देंगे तो एक सही टिक कर लीजिएगा। पाँचवा है किसी ने कहा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, ठीक है ना। तो इन चारों में से जिसने भी कहा होगा उसको टिक मार लीजिएगा। अगला है किसी ने कहा केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, अर्थात केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसी ने कहा है आप इसको बता ले जाइएगा। और सातवां है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं इसको आप बता ले जाइएगा। और अगला है समाज की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। समाज की जैसी प्रकृति होती है इन चारों में से उसको बता ले जाइएगा। अगला प्रश्न है समाज की रचना किसने की है, समाज की रचना किसने की है इसको भी आप बता ले जाइएगा। और अगला है जीवन का मुख्य या चिरंतर मूल्य क्या है, तो इन चारों में से जो भी जीवन का मुख्य या चिरंतर मूल्य होगा उसको आप बता ले जाइएगा। अगला आता है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, इस पे भी आधारित प्रश्न आता है। तो आइए उभरते समाज के प्रमुख मुद्दों पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं जो 2 नंबर का आता है। तो इसमें पूछ सकता है शैक्षिक अवसरों की समानता से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। और कौरा निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखिए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 पे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बाल श्रमिकों के संवैधानिक सरकारी प्रयास क्या क्या हैं इसको स्पष्ट कीजिएगा। अगला है बाल श्रमिकों के लिए भावी नीतियों एवं सुझावों का वर्णन करना है, इसको कर दीजिएगा। अगला मानव संसाधन विकास की अवधारणा स्पष्ट करिए। अगला जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं इसको आप लिख दीजिएगा। और अगला प्रश्न है भूमि संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जलवायु में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए, शिक्षण कैसे होना चाहिए इसको भी आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है जनसंचार साधनों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है,
यह लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितने प्रश्न मैंने बता दिए हैं, अगर आप उतने प्रश्न तैयार करके जाएंगे तो आप उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें देखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण की कोई 2 समस्याएं लिखिए तो लिख दीजिएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता के कोई 2 कारण बताइए, बता दीजिएगा। नागरिक के कोई 2 अधिकार बताइए, इसको भी लिख दीजिएगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण है तो कोई 2 सुझाव बताइए, इसको बताइएगा। बाल श्रम क्या है, इसको भी लिख दीजिएगा। और जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 महत्व लिखिए, तो इसको भी लिख दीजिएगा। अगला बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयास को बताइए, तो इसको भी बता दीजिएगा। और अगला है भारत में बाल मजदूरी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, इसको भी बता ले जाइएगा। अगला बाल श्रम क्या है, तो इसको भी बता दीजिएगा। और 10वां प्रश्न है शिक्षा जीवन की तैयारी है किसका कथन है, तो इसको जो है 1 नंबर में पूछेगा, तो इसको आप आसानी से बता ले जाइएगा। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला है शिक्षा के माध्यम से मानव अपना विकास कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में शिक्षा के माध्यम से मानव अपना विकास कर सकता है, ठीक है ना। तो सामाजिक, धार्मिक, सर्वांगीण ये सभी, ठीक है ना। तो इसमें से जो भी है उसको आप लगा दीजिएगा। और कह रहा बाल श्रमिक होते हैं, बाल श्रमिक जो होते हैं उनको कोई किस आयु के बालकों को बाल श्रमिक मानते हैं। 3-4 गो ऑप्शन दिया है, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है बाल श्रमिक अधिनियम बनाया गया, तो बाल श्रमिक अधिनियम कब बनाया गया, इसको भी आप लिख दीजिएगा। पूंजी होती है, पूंजी कितने प्रकार की होती है, इसको भी लिख दीजिएगा। और कह रहा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है यहाँ पे गलत लगा दिया है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक है ना। जो सही रहेगा उसको आप लगा दीजिएगा। और कह रहा शिक्षा जीवन को दिखाती है, शिक्षा जीवन को क्या दिखाती है, तो शिक्षा जीवन का क्या दिखाती है, ज्ञान का रास्ता दिखाती है, ठीक है ना। इसको भी आप टिक लगा दीजिएगा। अब कह रहा वर्षा के लिए जल का संग्रहण किया जाता है झीलों में, तालाबों में, कुओं में, तो इनमें से जो भी सही रहेगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। अब कह रहा जीवन का मुख्य या चिरंतर लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। 3 चारों में से जो भी होगा उसको लगा दीजिएगा। और धर्मनिरपेक्षता विचार है, धर्मनिरपेक्षता कौन सा विचार है, धार्मिक, अनैतिक, नैतिक, जो भी होगा उसको लगा दीजिएगा। और अगला शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है, तो शिक्षा के सूत्रों के जो प्रवर्तक रहेंगे उसको आप टिक लगा लीजिएगा। अगला और अंतिम अध्याय है शिक्षा में मानवीय मूल्य। तो शिक्षा में मानवीय मूल्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है मूल्य संबंधी पाश्चात्य दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, यानी मूल्य संबंधी पाश्चात्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, तो उसको आप स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरा का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट कीजिएगा। अगला लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, तो लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, इसको भी देख लीजिएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, तो इसको भी स्पष्ट कर दीजिएगा। अगला लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो इसको भी आप दिखा दीजिएगा। और अगला करा भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत 5 सिद्धांत लिखिए, तो भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको भी बता दीजिएगा। अगला लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है, तो लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है, इसको भी बताइएगा। राष्ट्रीय एकता में आपका क्या अभिप्राय है, इसको भी बता दीजिएगा। और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता बताइए, तो इसको बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है, इसको भी बता दीजिएगा। यह 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में आप अच्छे से लिखिएगा। और जितने प्रश्न मैंने बता दिए हैं अगर उसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो सभी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये जो 1 नंबर का आता है पहला मूल्य शिक्षा को कितने अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, इसको लिखिएगा। मूल्य शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। और नैतिक शिक्षा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के दोष लिखिए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद क्या है, इसको बताइए। अध्यापक शिक्षा की 2 समस्याएं बताइए। लोकतंत्र विकास में शिक्षा की भूमिका बताइए। और मूल्य का महत्व बताइए, ठीक है। और शिक्षा में एनसीटीई की भूमिका बताइए, ठीक है ना। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो 1 नंबर में आते हैं। आइए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कह रहा मूल्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर पूछ लेगा मूल्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तब मूल्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 3, 5, जो भी सही रहेगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है भारतीय दृष्टिकोण में मूल्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो जितने भागों में बांटा गया है उस पर आप टिक मार दीजिएगा। लोकतंत्र एक शब्द है, कौन सा शब्द है, इसको टिक मार दीजिएगा।
और मूल्य की प्रकृति के मत हैं, मूल्य की प्रकृति के कौन से मत हैं, तो इसको टिक मार लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको पेपर 1 का क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। जितने क्वेश्चन हम बता दिए हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और आप 50 में 100, 50 में 50 नंबर करके आसानी से आ जाएंगे और आपको इस पेपर में अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देख लिए होंगे। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह क्वेश्चन सीरीज मिल जाए और वो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद।